नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 4.5 साल में देश में हर क्षेत्र में हुआ विकास दे रहा है दिखाई। मुमकिन हुए कई सपने। ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और सूचकांकों में आगे बढ़ा भारत। 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश। भारत की सांस्कृतिक विरासत है विश्व का आकर्षण। 188 देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कुंभ प्रबंधन की प्रशंसा। कहा कुंभ का सफल आयोजन पढ़ाई के लिए केस स्टडी का विषय है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को किया जम्मू कश्मीर के लिए रवाना। पुलवामा हमले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली का सख्त संदेश। कहा बेहद गुस्से में है भारत। जिम्मेदारी कबूल करने के बाद नहीं होती सबूत की जरूरत। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद असम में जहरीली शराब से 69 की मौत। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। गोलाघाट जिले के 2 एक्साइज अधिकारी निलंबित, 2 आरोपी गिरफ्तार। और बेंगलुरु में एरो शो का चौथा दिन महिलाओं के नाम। एरोस्पेस क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों का प्रदर्शन। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने तेजस लड़ाकू विमान में भरी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले कहा जाता था कि कुछ चीजें देश के लिए मुमकिन नहीं हैं, लेकिन उनकी सरकार ने देशवासियों के सहयोग से हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत की करीब करीब सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग और सूचकांकों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। विरोधियों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि ये रैंकिंग्स केवल कागजों पर बदले हैं, जो सत्य से बिल्कुल परे है। हकीकत यह है कि जमीन पर बदलाव देखने के बाद ही रैंकिंग्स में सुधार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से पहली बार औसत विकास इतनी ज्यादा और औसत महंगाई इतनी कम होगी। ऐसी परिस्थिति अब तक के किसी भी सरकार के मुकाबले पहली बार बनी है। The country was facing total policy paralysis. This was preventing the economy from reaching the level which it was worthy of. The global fraternity was worried about the health of this member of Fragile Five Club. There was a perception of surrender to existing circumstances. Friends, it was in this background that our government came to serve the people, and today change is clearly visible. After 2014, hesitations have been replaced by hope. Obstacles have been replaced by optimism, and issues have been replaced by initiatives. For decades, a narrative was made that certain things are just impossible in India. The progress our nation has achieved since 2014 gives me confidence that nothing is impossible for 130 crore Indians. नामुमकिन अब मुमकिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस बात की प्रतिस्पर्धा होती थी कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकता है, कौन भ्रष्टाचार के नए नए तरीके ढूंढ सकता है, जबकि आज प्रतिस्पर्धा का स्वरूप अलग है और विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा हो रही है। We are now witnessing various forms of competition. A competition between ministries, a competition between states,
a competition on development, a competition on achieving targets. Before 2014, also we heard about a competition, although of a different kind. There was competition on who can do maximum corruption. There was competition on can do fastest corruption. There was competition on who can do most innovation in corruption. There was competition as to whether coal will get more money or spectrum. There was competition as to whether CWG would get more money or defense deal. We all saw that, and we also know who were the main players involved in this competition. I will leave it to you to decide which form of competition you would prefer. प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक विजन डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। इसके लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम जारी है। Our vision for New India caters to all sections of the society, irrespective of their economic profile, their caste, creed, language, and religion. We are working hard to create a new India which fulfills the aspiration and dreams of 130 crore Indians. We look forward to making India a $10 trillion economy. We look forward to making India the third largest economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रवासी भारतीय भवन में 188 देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों सालों से कुंभ निश्चित समय पर आयोजित होता आ रहा है। बिना किसी आमंत्रण के दुनिया भर के लोग कुंभ में पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता पर बहुत बल दिया गया है। ये समागम एक प्रकार से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के साथ ही सोशल रिफॉर्मेशन का भी हिस्सा है। असामान्य चीज है कि किसी भी प्रकार की कागज, चिट्ठी, पत्र के बिना हजारों साल से लोग यहां पहुंचते हैं। और आप जिस कुंभ को देख करके बड़े प्रभावित हुए हैं, आपके मन को वो छू गया है। लेकिन ये भी आपको पता हो कि पूर्ण कुंभ नहीं है, अर्ध कुंभ की अगर ये ताकत है तो जब पूर्ण कुंभ होगा वो कैसा होता होगा, जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता को बहुत बड़ा बल दिया गया है। ये समागम अब एक प्रकार से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए तो है ही है, लेकिन ये सोशल रिफॉर्मेशन का मूवमेंट का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत में विश्व को आकर्षित करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है। कुंभ मैनेजमेंट के छात्रों के लिए केस स्टडी का विषय है। जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए एक केस स्टडी का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपना अपने तरीके से आए हैं, अपनी आदतों को लेकर के आए हैं, अपनी भाषा को लेकर के आए हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जो सबको कैटर कर रही है, सबको संभाल पा रही है और सबकी आशा अपेक्षा को पूरी कर रही है, ये अपने आप में मैनेजमेंट की दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना है। और विश्व का इस तरफ ध्यान जाएगा। और मैं भारत के विदेश मंत्रालय का, विशेष करके सुषमा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं
कि जो कुंभ का मेला यानी एक त्रास जिसको लगता था हाँ भाई ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इसका एक सामाजिक स्वरूप होता है, उसका एक मैनेजरियल एस्पेक्ट होता है, उसमें आधुनिकता होती है, टेक्नोलॉजी होती है, व्यवस्था होती है और श्रद्धा भी होती है, सांस्कृतिक चेतना भी होती है। ये अद्भुत मिलन का कार्यक्रम दुनिया के लोगों ने जब आज देखा है और भारत ने इस प्रकार का ये पहला प्रयास किया है, आपने आकर के हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कुंभ सिर्फ आस्था का कुंभ नहीं बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का कुंभ है। प्रतिनिधियों ने संगम में स्नान किया और संस्कृति ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस कुंभ में विदेशी प्रतिनिधियों की तीसरी यात्रा है। ये दृश्य जो आज आपको यहाँ दिख रहा है, ये आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। कुंभ तो पहले भी हुए हैं प्रधानमंत्री जी, प्रयागराज के भी हुए हैं, हरिद्वार के भी हुए हैं, उज्जैन के भी हुए हैं, नासिक के भी हुए हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक, खासतौर पे विदेशी पत्रकार उसे कवर करने के लिए आ जाता था तो आ जाता था, पर उसका भी हमें पता नहीं लगता था। लेकिन बाकायदा योजना बनाकर हर देश से एक नागरिक आए, और वो भी भारतीय मूल का नहीं, वहां का नागरिक आए, ऐसा पहली बार आपने सोचा और आईसीसीआर ने उसको अमली जामा पहनाया। आज 188 लोग हैं जिन्होंने अभी आपके साथ फोटोग्राफ किया है। जहां तक कुंभ का सवाल है, ये केवल आस्था का कुंभ नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का भी कुंभ है। पुलवामा आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीतने के लिए भारत सभी कूटनीतिक या अन्य उपायों का इस्तेमाल करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में कल ये बात कही। इमरान खान के बयान का हवाला देते हुए अरुण जेटली ने कहा कि कार्रवाई योग्य साक्ष्य की जरूरत तब पड़ती है जब अपराध को अंजाम देने वाले की कोई जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं, ऐसे में सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। India today is extremely angry. And I can tell you, in my lifetime, we've seen wars, we've seen human tragedies, we've seen our prime ministers being assassinated by terrorists. But the kind of anger which has been there, even on previous occasions, the one this time is unprecedented. There's a huge gap between the strength of the two countries. And Pakistan doesn't learn. And therefore, without getting into the details, I think, as the Prime Minister has said, India will exercise all instruments at its command. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के सामने अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने सहित कई अन्य मुद्दों को उठाए जाने का बचाव करते हुए कहा कि देश संस्थानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने और ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि हर 6 महीने में सरकार बदलनी पड़े। इसके लिए जरूरी है कि आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही सत्ता में आनी चाहिए। And more important, India needs a 5-year government, not a 6-month government. And I think a lot has changed, and I've repeatedly said this, that since I can see India becoming a more aspirational society, I'm quite certain that aspirational societies don't suffer from a lemmings complex and collectively commit a suicide. They resist from doing that. They are always more optimistic and hopeful for the future. And therefore, India should, in terms of policy and growth, be destined for a better tomorrow. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में आसियान देशों से आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में आयोजित चौथे भारत आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अलग अलग देशों के बीच कारोबार को मजबूती से स्थापित करने के लिए शांति और सुरक्षा का माहौल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। We urge the international community
and our friends from ASEAN present in this summit to support our fight against terrorists and terrorist organizations. Friends, an environment of peace and security are prerequisites for trade and commerce to flourish. This summit must acknowledge the fact and ensure that the soil of any country should not be used for propagating terrorism. जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट चीफ यासिन मलिक को हिरासत में लिए जाने और घाटी में जमात इस्लामी के कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजा है। इसमें सीआरपीएफ की 35, बीएसएफ की 35, एसएसबी की 10 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां शामिल हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खतरनाक हालात बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत खतरनाक स्थिति है। उन्होंने कहा कि भारत कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ गया है। No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. That's right. No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को रोकने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पेरिस में हुई बैठक के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह जानकारी दी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने यहां लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में नाकाम रहा है। टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे सूची में ही रखने का फैसला बरकरार रखा है। अक्टूबर तक पाकिस्तान ग्रे सूची में ही रहेगा। एफएटीएफ ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर अक्टूबर तक पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग रोकने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं की तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को चेताया कि वो आतंकी फंडिंग रोकने के लिए एक्शन प्लान पर काम करे। संस्था ने पाकिस्तान पर यह आरोप भी लगाया कि जनवरी 2019 तक पाकिस्तान ने इस संबंध में कुछ खास नहीं किया और मई 2019 तक के लक्ष्य को पाने के लिए और एक्शन प्लान पर काम करने में कोताही बरत रहा है। पाकिस्तान को पिछले साल फरवरी में ग्रे लिस्ट की निगरानी सूची में डाला गया था। बैठक में पुलवामा हमले की कड़ी निंदा भी की गई। एफएटीएफ आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन 1989 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में स्वच्छता की जरूरत है। इससे सहकारी संस्थाओं का फायदा किसानों को बेहतर तरीके से मिल सकता है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता लाई। हमारा दायित्व है सहकारी संस्थाओं में शुचिता लाई जाए। हम जो पद पर बैठे हैं, नियामक मंडल के अंदर जो बैठे हैं, निर्देशक के रूप में बैठे हैं, हमारा दायित्व है कि कम से कम खर्चे से एडमिनिस्ट्रेशन करे, कम से कम खर्चे से हम नियामक मंडल का निर्वहन, अपने दायित्व का निर्वहन। जब कम से कम खर्चे से करते हैं तभी तो मुनाफा जो सभासद है वो किसान तक पहुंचेगा। एआईएडीएम के सांसद एस राजेंद्रन की आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। उनका वाहन विल्लुपुरम जिले के टिंडीवनम के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सांसद के अचानक निधन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। साल 2014 के चुनाव में एस राजेंद्रन एआईएडीएमके के उम्मीदवार के रूप में विल्लुपुरम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। राजेंद्रन रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति के सदस्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। असम में जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़कर 69 हो गई है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में आपात बैठक की और दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। शराब के सेवन से करीब 200 लोगों की सेहत भी बिगड़ी है। इन लोगों को गोलाघाट और जोरहाट जिले के अस्पतालों में
भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। इस मामले में गोलाघाट और जोरहाट जिले से अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग नकली शराब के विरुद्ध छापेमारी कर रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल इस मामले में जांच का जिम्मा ऊपरी असम के डिविजनल कमिश्नर को दिया था। साथ ही 1 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। कल गोलाघाट जिले के 2 एक्साइज अधिकारी निलंबित भी कर दिए गए थे। ये घटना के ऊपर एडिशनल कमिश्नर एक्साइज के लीडरशिप में 4 मेंबर का एक टीम गठन किया है, हाई लेवल टीम। ये हाई लेवल टीम अभी गुवाहाटी से रवाना हुआ है गोलाघाट, जहाँ पे ये घटना हुआ है। उसमें इंक्वायरी करके 3 दिन के अंदर में उनका इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मंत्री ने कठोर निर्देश दिया है। और उनके साथ साथ वो एरिया का 2 आबकारी ऑफिसर को सस्पेंशन कर दिया गया है। इधर उत्तराखंड विधानसभा में कल आबकारी अधिनियम में संशोधन को पारित कर दिया गया, जिसमें अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विधेयक को पारित कराने का सदन से अनुरोध करते हुए आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि विधेयक में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इसे लागू किया जाना बहुत जरूरी है ताकि अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध शराब पीने से मृत्यु हो जाने पर अपराधकर्ता को 7 से 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बेंगलुरु में चल रहे एरो शो के चौथे दिन आज खासतौर पर महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सेना और खासकर वायुसेना में महिला पायलट से लेकर वायुसेना कर्मी, महिलाओं की भूमिका को इसमें सराहा जा रहा है और एरोस्पेस में महिला अचीवर को भी सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी पहुंची। पीवी सिंधु ने भारत के स्वदेशी तेजस विमान की सवारी की। महिला दिवस के मौके पर हॉक-आई ट्रेनर से लेकर मिग विमान महिला पायलट उड़ाएंगी। वहीं आज आईएएफ की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के पायलटों ने रिहर्सल के दौरान जान गंवाने वाले विंग कमांडर साहिल गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपूर्ण डायमंड बनाया, यानी उड़ान में उनका स्थान खाली रखा गया। इससे पहले सेना प्रमुख ने गुरुवार को तेजस की सवारी की थी। इस विमान को उसी दिन फाइनल क्लियरेंस के बाद युद्धक विमान के तौर पर वायुसेना को सौंप दिया गया था। A great experience and a great opportunity, and I think I'm really very honored that as Mr. Captain is here, Siddharth, as you all know, he's actually shown me like all the stunts, like how it is and what it is. So definitely it's a very great opportunity, sir. Thank you so much. And I think Tejas, as you all know, I think we all say that that's the real hero. So definitely it's a great pleasure for me. पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर कप्तान विराट कोहली ने टीम इंडिया का रुख साफ किया है। कोहली ने कहा कि टीम का स्टैंड वही होगा जो बीसीसीआई और सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि लिया गया फैसला उन्हें और पूरी टीम को मंजूर होगा। विराट कोहली ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। Firstly, all our sincere condolences to the families of the soldiers who lost their lives. From the Indian team and the whole setup, we're really shocked about what happened and really sad about the incident that happened. Our stand is simple. We stick by what the nation wants to do and what the BCCI decides to do, and that is basically our opinion. Whatever the government and the board decide, eventually we will go by that and we will respect that. So that is our stand on this particular issue. और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।